ये सवाल पूछने का दिन है। सवाल उस समाज से, उस भीड़ से और उस व्यवस्था से जो एक जीते जागते इंसान को पल भर में राख बना देती है। दीपू चंद्र दास, यही नाम था उस नौजवान का। उम्र महज 25 या 28 साल रही होगी। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के एक छोटे से गांव मोकामिया कांडा में उसका घर था। घर में बूढ़े माता पिता थे, 2 भाई थे, एक पत्नी थी और एक 1.5 साल की नन्ही सी बेटी थी, जिसकी तोतली जबान ने शायद अभी ठीक से पापा कहना भी नहीं सीखा होगा। दीपू अपने पूरे परिवार का इकलौता सहारा था। भालुका की पायनियर निट कंपोजिट गारमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी आंखों में भी सपने होंगे अपनी बेटी को बड़ा होते देखने के, उसे अच्छी जिंदगी देने के। दीपू हर रोज की तरह उस दिन भी फैक्ट्री गया था, यह सोचे बिना कि यह उसका आखिरी दिन होगा। वह नहीं जानता था कि एक झूठी अफवाह उसकी जिंदगी की डोर को हमेशा के लिए काट देगी। वह तो बस एक मामूली मजदूर था जो अपनी मेहनत की रोटी कमा रहा था। उसका किसी विवाद से, किसी बहस से कोई लेना देना नहीं था। उसकी दुनिया अपनी फैक्ट्री और अपने परिवार तक ही सीमित थी। वह अपने काम में लगा रहता था ताकि शाम को जब घर लौटे तो अपनी बेटी के लिए कुछ ले जा सके, अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान देख सके। लेकिन उस शाम उसके घर लौटने का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। एक बेबुनियाद आरोप ने उससे उसकी पहचान, उसकी सांसें और उसके परिवार से उनका सब कुछ छीन लिया। उसका परिवार आज अकेला है। उसके बूढ़े पिता की आंखों की रोशनी शायद अब और धुंधली हो गई होगी। उसकी माँ शेफाली रानी अब किसका इंतजार करे? उसकी पत्नी अब अपनी नन्ही बेटी को क्या जवाब देगी जब वह पूछेगी कि पापा कहाँ हैं? दीपू चंद्र दास सिर्फ एक नाम नहीं है, वह एक कहानी है। एक ऐसे साधारण इंसान की कहानी जिसे असाधारण बर्बरता का शिकार बनाया गया। वह उस अल्पसंख्यक समाज का चेहरा है जो हर दिन डर के साए में जीता है, यह सोचकर कि न जाने कब कोई अफवाह उनकी जिंदगी का दिया बुझा दे। उसकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, यह उस उम्मीद की हत्या है जो एक समाज को एक साथ जोड़े रखती है। दीपू की कहानी हमें उस अंधेरे की याद दिलाती है जो धर्म और नफरत के नाम पर फैलाया जा रहा है। वह एक ऐसा चेहरा है जिसे भुला देना आसान होगा, लेकिन भुलाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे भूलने का मतलब है उस अन्याय को स्वीकार कर लेना जिसने उसकी जान ली। उसकी कहानी को याद रखना जरूरी है ताकि हम सवाल पूछ सकें। सवाल उस फैक्ट्री प्रबंधन से जिसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, सवाल उस भीड़ से जिसने कानून को अपने हाथ में ले लिया, और सवाल उस सरकार से जो अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही। दीपू का बुझता चिराग आज पूरे समाज से रोशनी की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। 18 दिसंबर 2025। यह तारीख अब दास परिवार के लिए कभी न मिटने वाले जख्म की तरह हमेशा चुभती रहेगी। उस दिन फैक्ट्री में विश्व अरबी भाषा दिवस पर कोई कार्यक्रम चल रहा था। तभी एक फुसफुसाहट शुरू हुई जो देखते ही देखते एक जानलेवा अफवाह में बदल गई। किसी ने कह दिया कि दीपू चंद्र दास ने इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी की है। यह आरोप आग की तरह फैला। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने पूछना जरूरी नहीं समझा। बस एक आरोप था और भीड़ अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार खड़ी थी। यह आधुनिक समय का वो अंधकार है जहां आरोप ही सबूत बन जाता है और भीड़ ही अदालत। जब माहौल बिगड़ने लगा तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर और प्रबंधन ने जो किया वह और भी शर्मनाक था। उन्होंने दीपू को बचाने या पुलिस को बुलाकर स्थिति को नियंत्रित करने के बजाय एक अजीबोगरीब रास्ता चुना। उन्होंने दीपू से जबरन इस्तीफे पर दस्तखत करवाए। शायद वे सोच रहे थे कि ऐसा करने से फैक्ट्री की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक इंसान को बचाने के बजाय अपनी फैक्ट्री को बचाने की सोची। उन्होंने एक बेबस कर्मचारी को उस भूखी भीड़ के हवाले कर दिया जो उसे नोच खाने के लिए बाहर इंतजार कर रही थी। यह प्रबंधन की कायरता थी या मिलीभगत? यह सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। एक संस्था जिसे अपने कर्मचारी की सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। रात के करीब 9 बजे, जब अंधेरा गहरा हो चुका था, इंसानियत पर सबसे बड़ा अंधेरा छाया। सैकड़ों लोगों की भीड़ दीपू पर टूट पड़ी। उनके हाथों में लाठियां थीं, डंडे थे और दिलों में नफरत भरी थी।
वे उसे लातों और घूंसों से तब तक मारते रहे जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। कोई उसे बचाने नहीं आया। सैकड़ों लोगों की उस भीड़ में एक भी इंसान नहीं था जो यह कह पाता कि रुको, यह गलत है। ये कैसी धार्मिकता है जो एक निहत्थे की जान लेने को जायज ठहराती है? ये कैसा विश्वास है जो एक अफवाह पर यकीन करके किसी को मार डालने की इजाजत देता है? दीपू चीखता रहा होगा, गिड़गिड़ाता रहा होगा, लेकिन उसकी आवाज नफरत के शोर में दबकर रह गई। भीड़ की बर्बरता यहीं नहीं रुकी। हत्या के बाद जो हुआ वह मानवता के इतिहास पर एक काला धब्बा है। भीड़ दीपू के बेजान शरीर को घसीटते हुए जमीर दिया चौक तक ले गई। वहां उन्होंने उसके शव को एक पेड़ से बांध दिया और फिर आग लगा दी। आग की लपटों के बीच भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। कुछ लोग इस विभत्स दृश्य का वीडियो बना रहे थे, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक संदेश था। यह डर और आतंक का एक सार्वजनिक प्रदर्शन था, जिसका मकसद उस समुदाय को डराना था जिससे दीपू ताल्लुक रखता था। एक मरे हुए शरीर को जलाना सिर्फ अमानवीय नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि भीड़ के अंदर का इंसान पूरी तरह मर चुका था। जब धूल बैठी और इंसानियत की राख ठंडी हुई तो जांच शुरू हुई। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन और स्थानीय पुलिस ने मामले की तहकीकात की। उन्होंने दीपू के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला, उसके फोन की जांच की और हर उस जगह सबूत तलाशे जहां से ईश निंदा की अफवाह शुरू हो सकती थी। घंटों और दिनों की जांच के बाद नतीजा वही निकला जिसका अंदेशा था। पुलिस को ईश निंदा का एक भी सबूत नहीं मिला। न कोई पोस्ट, न कोई मैसेज, न कोई गवाह जिसने खुद दीपू को कुछ अपमानजनक कहते सुना हो। यह साफ हो गया कि जिस आरोप पर एक इंसान को पीट पीट कर जला दिया गया वह एक कोरी अफवाह थी, एक झूठ जिसे इतनी बार दोहराया गया कि भीड़ ने उसे सच मान लिया। यह खुलासा उस समाज के चेहरे पर एक तमाचा है जो बिना सोचे समझे किसी की जान लेने पर उतारू हो जाता है। दीपू की मौत ने यह साबित कर दिया कि कैसे नफरत और कट्टरता के माहौल में एक अफवाह भी सबसे घातक हथियार बन सकती है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी और स्थानीय लोग शामिल हैं। मोहम्मद लिमन सरकार, मोहम्मद तारिक हुसैन, मोहम्मद माणिक मियां जैसे कई नाम सामने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी से उस परिवार को न्याय मिल जाएगा जिसने अपना सब कुछ खो दिया? क्या यह गिरफ्तारियां उस भीड़ की मानसिकता को बदल पाएंगी जो आज भी ऐसे अपराध करने के लिए तैयार बैठी है? दीपू का परिवार आज डर और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। उन्हें घर छोड़ने की धमकियां मिल रही हैं। उनके पड़ोसी भी डर के मारे उनसे बात करने से कतराते हैं। दीपू के एक रिश्तेदार को तो भीड़ ने बाजार में पीट भी दिया। ये कैसा न्याय है जहां पीड़ित का परिवार ही कटघरे में खड़ा महसूस कर रहा है? दीपू की मां शेफाली रानी के शब्द दिल को चीर देते हैं जब वह कहती हैं, सरकार ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। उसका भाई अप्पू चंद्रदास कहता है, जानवरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता जैसा 140 लोगों की भीड़ ने मेरे भाई के साथ किया। इन बयानों में दर्द है, गुस्सा है और एक टूटी हुई व्यवस्था से निराशा है। परिवार ने हार नहीं मानी है। उन्होंने अपने घर की दीवार पर पोस्टर लगाए हैं जिन पर लिखा है, ईश निंदा के आरोप झूठे हैं और दीपू को बहुत बेरहमी से मारा गया। हमें एकजुट होना है। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये न्याय के लिए एक चीख है। ये उस समाज को जगाने की एक कोशिश है जो गहरी नींद में सो रहा है। दीपू का भाई कार्तिक दास कहता है, कोई सबूत नहीं, आरोप बेबुनियाद हैं। हर दिन हिंदुओं की हत्या हो रही है। ये बयान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की उस पीड़ा को उजागर करता है जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। दीपू का परिवार आज सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए न्याय मांग रहा है जो नफरत का शिकार हुए हैं। दीपू की लिंचिंग कोई अकेली घटना नहीं है। ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और असुरक्षा की भावना का एक भयानक प्रतीक है। अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों में तेजी आई है।
हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल के महासचिव महेंद्र कुमार नाथ के अनुसार ईशनिंदा के झूठे आरोपों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सके, उनकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। जब व्यवस्था कमजोर होती है तो भीड़ ताकतवर हो जाती है और इसका सबसे पहला शिकार हमेशा कमजोर और अल्पसंख्यक ही होते हैं। इस जघन्य अपराध की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी। भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र जैसे कई देशों और वैश्विक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। बॉलीवुड अभिनेत्री जानहवी कपूर ने 25 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर इस घटना को बर्बर और नरसंहार बताते हुए हर तरह के उग्रवाद के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी इसे जघन्य अपराध बताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। वादे और निंदा अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल जमीन पर मौजूद सच्चाई का है। क्या ये वादे दीपू के परिवार के आंसू पोंछ सकते हैं? क्या यह निंदा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाएगी? दीपू चंद्रदास की कहानी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि जब समाज में संवाद खत्म हो जाता है और नफरत हावी हो जाती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। अफवाहें और फेक न्यूज सिर्फ शब्द नहीं होते, वे लोगों की जान ले सकते हैं। ये घटना एक आईना है जिसमें हमें अपने समाज का वो बदसूरत चेहरा देखना चाहिए जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी धर्म का सार मानवता, करुणा और न्याय होता है, न कि नफरत और हिंसा। जब भीड़ किसी को मारती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मारती, वह उस देश के संविधान, कानून और इंसानियत को भी मार देती है। अंत में सवाल यही बचता है कि हम एक समाज के रूप में क्या कर रहे हैं। क्या हम ऐसी घटनाओं पर सिर्फ कुछ दिन अफसोस जताकर चुप हो जाएंगे, या हम उस मानसिकता को बदलने की कोशिश करेंगे जो ऐसी नफरत को जन्म देती है? दीपू की 1.5 साल की बेटी जब बड़ी होकर पूछेगी कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था, तो हम उसे क्या जवाब देंगे? क्या हम उसे एक ऐसे समाज की कहानी सुनाएंगे जो न्याय देने में नाकाम रहा, या हम एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करेंगे जहां फिर किसी दीपू को एक अफवाह की भेंट न चढ़ना पड़े? दीपू की जलती हुई चिता का सवाल आज भी कायम है। इसका जवाब हमें और आपको मिलकर खोजना होगा।